नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी के अंदर ये टॉपिक होता है, यानी कि शब्द वर्गीकरण में ये टॉपिक भी है। तो शब्द वर्गीकरण में कौन कौन से टॉपिक है ये आप भी जानते हो, अच्छे से समझते हो इस बात को कि शब्द वर्गीकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सारे टॉपिक आते हैं। तो शब्द वर्गीकरण का आज हमारा जो है पहला टॉपिक है। और मैं एक बात आपको बता दूं, व्याकरण के आधार पर अगर हम बात करें या स्रोत के आधार पर अगर मैं बात करूं आपसे, या हमारा जो शब्द वर्गीकरण है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में व्याकरण के आधार पर दिया हुआ है। तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना है, यानी कि टोटल पढ़ना है। कुल मिला के बात ये है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा वाला टॉपिक। मित्रों, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अच्छे से आप नोट्स बनाइए, पूरा सिलेबस मेरी जिम्मेदारी, आप टेंशन मत लीजिए इसकी। बस आपको जुड़ना है कोटा ऑनलाइन क्लासेस से, कहीं अपना पैसा इधर उधर बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और जो सिलेबस आप कहीं लेने जाते हो ना, उससे बेटर ही आपको यहाँ मिलेगा। मैं यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूँ, आपको देख लो बाप। तो आप सबको पता है कि सबका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इन सभी के भेद और क्रिया विशेषण और उसके भेद, ये सारे टॉपिक आज मतलब हम लोग करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में सब में संज्ञा का टॉपिक है। पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड सब में संज्ञा का टॉपिक होता है और हर कंपटीशन में संज्ञा का टॉपिक होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए आज इस टॉपिक को, मजेदार है, अच्छा समझ में आएगा। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संज्ञा, चलिए संज्ञा बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिखाया है यहाँ पर कि संज्ञा जो शब्द है, यानी कि अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं, संज्ञा शब्द की उत्पत्ति की बात करता हूं तो सम प्लस ज्ञा, दो शब्द हैं। सम इसका उपसर्ग है, ज्ञा मूल शब्द है। तो सम का मतलब होता है पूर्ण, याद रखना। सम का मतलब क्या होता है? पूर्ण। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। अब यहां पर अगर बात करें, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? पूर्ण ज्ञान। बात ये तो समझ में आ रही है ना। सम प्लस ज्ञा, संज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस ज्ञा। तो सम उपसर्ग है और ज्ञा मूल शब्द है। तो सम का मतलब होता है पूर्ण और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण ज्ञान हो जाएगा इसका। और अगर मैं व्याकरणिक अर्थ की बात करता हूं तो इसका व्याकरणिक अर्थ हो जाएगा नाम। संज्ञा, नाउन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाम ही कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी सी बात और याद रखना, सम अगर बिना हलंत वाला, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये वाला सम है, इसका मतलब होता है समान। ठीक है, अगर बिना हलंत वाला है तो इसका मतलब होता है समान, और हलंत वाला सम है तो इसका मतलब होता है पूर्ण। और यहाँ पर सशंक वाला है और सम इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब होता है शांति। और यहाँ पर ये दिया हुआ है एक सम, हलंत वाला सम है तो इसका मतलब होता है पढ़ ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको बता दिया है कि इस तरह से होता है। परिभाषा आप सबको पता होगा, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नोट्स बनाइए बहुत बढ़िया तरीके से, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तक। पुस्तक, फल, तेल, ये वस्तुओं के नाम है। आप सबको पता है पुस्तक है, फल है, तेल है, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु यानी कि पुस्तक, फल, तेल, ये सब क्या है? वस्तु है। और ये नाम भी है। स्थान है, स्थान मतलब भारत, अलवर, जयपुर, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो स्थान के नामों को भी हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से प्राणी यानी कि शेर है, मनुष्य है, पक्षी है, ये सब प्राणी हैं, तो इनके भी नाम होते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। इसी तरह से इसने कहा भाव। अब भाव का मतलब होता है फीलिंग करना। फीलिंग मतलब जैसे भय, ये डर है, हर्ष, प्रसन्नता है, बुराई, अच्छाई, ठीक है ना। इस तरह के जो भाव हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर भाव एक तरह से फीलिंग होती है, उसे भी हम कहते हैं भावों के नाम। इन सभी में क्या होती है? संज्ञा होती है। चाहे वस्तुओं का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे प्राणी का नाम हो, चाहे भावों का नाम हो, तो 100% इन सभी में क्या होती है? संज्ञा होती है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े इसी क्रम में। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आप सबको पता होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के हम 2 भेद कर देते हैं। एक का नाम है द्रव्यवाचक, जिसको हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं, और दूसरा है समूहवाचक, जिसको हम लोग समुदायवाचक भी कहते हैं। 100% आप सबको पता भी होगा, ये कोई दोहराई इसमें नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, पढ़िए आप, क्योंकि मुझे तो सारे टॉपिक कराने हैं, 100% आपका फायदा ही होगा, इसमें नुकसान 1% भी नहीं होगा, देख लेना आप खुद। ठीक है, तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक भाववाचक होता है। जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक जिसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक जिसको समुदायवाचक भी हम लोग कहते हैं। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि टॉपिक हर बार आप लोग पढ़ते हो, इसमें कोई समस्या नहीं आती है, तो आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हो। अब पहला नंबर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सबको पता है, इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष आदि के नाम में अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कोई भी व्यक्ति विशेष है या स्थान विशेष है और उसका नाम है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। 100% याद रखना, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष आदि के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यहां पर कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जैसे जो वस्तु या जो स्थान या जो व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो, जो वस्तु, जो स्थान, याद रखना इसको, ये पहचान के लिए बहुत बड़ी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचान। जो वस्तु या जो स्थान या जो व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो, अपनी तरह का एक ही हो, जिसका वर्गीकरण संभव नहीं है, जिसका वर्गीकरण संभव नहीं है, तो वो वहां पर हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। जो वस्तु, जो स्थान या जो व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो और उसका वर्गीकरण नहीं हो, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आपने कहा चंद्रमा अपनी तरह का एक ही है, चंद्रमा के अलावा कोई हो सकता है? सूर्य है, तारे हैं, तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा? ये व्यक्ति, अगर उनका नाम है तो, जैसे कोई भी ग्रह है, प्लेटो, अब वो तो अभी तो नहीं है, लेकिन हमने कहा पृथ्वी एक ग्रह है, इसका मतलब वो एक ही है और इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। इसका मतलब संसार में अपनी तरह का अगर वो एक ही है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दिल्ली, अब दिल्ली एक ही है ना भाई, अपनी तरह की, मतलब दिल्ली एक ही है, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई उसमें। स्थान, अब जिस तरह व्यक्ति है महेश, अब मेरे जैसा मेरा रूप रंग जो मेरा है वो तो मेरा ही है, ऐसा तो कोई किसी का दूसरा रूप रंग है ही नहीं, इसका मतलब मेरे नाम में भी संज्ञा है, और वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसी क्रम में। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, उदाहरण देकर समझाए, पृथ्वी, चंद्रमा, रामायण, पुराण, राम, भारत, ये सभी क्या है? इन सभी में व्यक्तिवाचक हैं और ये अपनी तरह के एक ही हैं, तो और सारे के सारे नाम भी हैं, तो इसका मतलब इन सभी में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए, अब निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो किस किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है? देखो यहाँ पर पर्वत का नाम दिया हुआ है, हिमालय, अरावली, एंडीज, विंध्याचल, ये सभी अपनी तरह के एक ही हैं, तो इन निम्नलिखित जो सब नाम हैं, हिमालय एक पर्वत का नाम है, अरावली भी एक पर्वत का नाम है, एंडीज पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब पर्वतों के नाम हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी तरह के संसार में ये एक ही है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से दूसरे नंबर पर सागरों या महासागरों के नाम, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, तो ये भी अपनी तरह के एक ही हैं, इसका मतलब इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तकों के नाम पे आ जाओ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रामायण है, कुरान है, अष्टाध्यायी है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी तरह की अगर एक ही है तो वहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से यहाँ पर 4th नंबर पर दिया हुआ है वार या माह के नाम, अगर कोई भी रविवार या सोमवार, इस तरह से माह का नाम दिया हुआ है, रमजान का महीना है या कार्तिक का महीना है, अगस्त का महीना है, ये सब महीनों के नाम है, तो वहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि अपनी तरह की ये एक ही है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर पर क्या आता है। 5 नंबर पर दिया हुआ है देवी देवताओं के नाम। देवी देवताओं के नाम या राक्षस के नाम, मनुष्य के नाम, सभी के नाम में भी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, चाहे वो कोई सा भी नाम हो, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी, शिव, कंस, रावण, मोहन, सोहन आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, चंद्रमा है, पुष्य नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, भरिणी, स्वयं
ये आदि, इन सभी में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पर झील और नदी के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि ये अपनी तरह की एक ही होती है। पुष्कर झील अपनी तरह की एक ही है, इसका मतलब यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो पुष्कर, नक्की, फायसागर, डल झील, गंगा नदी, यमुना नदी, इन सभी में क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि वो भी अपनी तरह का एक ही है। दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, और भी हिंदुस्तान टाइम हो, तो समाचार पत्रों के नाम पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से स्थान के नाम दिए हुए हो तो वहां भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे भारत है, प्रयागराज है, अलवर है, भरतपुर है, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जयपुर, दिल्ली, आगरा, भोपाल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है, इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। यदि कोई, यहां पर समझने वाली बात यही है, यहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होती है। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होती है अथवा उसका लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। या तो ये कहो कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होती है, या उसका लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग जातिवाचक संज्ञा में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, इस बात को आप लोग यहाँ पर समझिएगा, अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा समझने की। यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, देखो किस तरह से। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंदों का यहां पर आप क्या लोगे, लाक्षणिक अर्थ लोगे ना, क्योंकि जयचंद मतलब, इसका मतलब होता है बुरे व्यक्ति। जयचंद मतलब बुरे व्यक्ति, यानी कि गद्दारों की कोई यहां पर कमी नहीं है। तो ये जो जयचंदों की बात आती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई नहीं हुई ना, क्योंकि जयचंद जैसे, यानी कुल मिला के बात यह है कि बुरे व्यक्ति जितने भी हैं, अर्थात एक व्यक्ति तो है नहीं है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, यानी कि बहुत सारे जितने भी बुरे व्यक्ति हैं उन सबको क्या कह दिया गया, जयचंद कह दिया गया, यानी कि लाक्षणिक अर्थ यहां पर ले लिया गया। तो इसका मतलब वो कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का लाक्षणिक अर्थ अगर प्रकट होता है तो वो भी जातिवाचक संज्ञा में ही परिवर्तित की जाती है। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई। तो जयचंदों में कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है, अरे वह तो विभीषण है। विभीषण मतलब अच्छा व्यक्ति है, विभीषण मतलब अच्छा व्यक्ति है, तो इसका मतलब जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं उन सभी के लिए विभीषण शब्द को यूज किया गया। तो यहाँ पर विभीषण एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ लाक्षणिक अर्थ प्रकट हुआ है। बात समझ में आ गई। घर का भेदी, या तो ऐसे ले लो, घर का भेद देने वाला विभीषण। अब जितने भी घर का भेद बताने वाले लोग हैं वो विभीषण का उसको कहा जाता है। विभीषण यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया है, अगर एक व्यक्ति के लिए आता तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन व्यक्ति के लिए होने पर भी यहाँ लाक्षणिक अर्थ प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा ही होगी। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। तीसरा उदाहरण यहाँ पर आता है, रमेश तो कुंभकर्ण है। अरे रमेश कुंभकर्ण थोड़ी है, कुंभकर्ण अलग था। अब कुंभकर्ण का मतलब है रमेश बहुत ज्यादा सोता है, रमेश बहुत ज्यादा क्या करता है, सोता है। कुंभकर्ण तो क्या था, रावण का भाई था। तो यहां पर अगर कुंभकर्ण में बात की जाए, रावण के भाई के हिसाब से बात की जाए, तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर रमेश के हिसाब से बात की जाए, कुंभकर्ण का मतलब होता है फिर यहाँ पर जातिवाचक, अर्थात रमेश कुंभकर्ण की तरह सोता है। अब चाहे रमेश हो, चाहे और भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर कुंभकर्ण, जिस तरह से कुंभकर्ण का लाक्षणिक अर्थ यहाँ निकाला, लाक्षणिक अर्थ लेने की वजह से यहाँ पर कुंभकर्ण शब्द अब जातिवाचक है, न कि व्यक्तिवाचक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसी क्रम में। अब जातिवाचक संज्ञा पर आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है मित्रों, एक बात याद रखना। देखो, जातिवाचक संज्ञा दूसरे नंबर की संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद भी होते हैं, आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है। तो इसकी परिभाषा देखो, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी जाति या उसकी प्रजाति या वर्ग या समुदाय आदि का बोध होता है, उन शब्दों को ही क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी जाति का, प्रजाति का, वर्ग का, समुदाय का, इनका बोध होता है, तो उनको क्या कहते हैं, वो जितने भी शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी और क्या ली जा सकती है, दूसरी परिभाषा ली जा सकती है यहाँ पर, वे शब्द जो किसी संपूर्ण वर्ग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य एक ऐसा शब्द है कि मनुष्य जो जाति है वो मनुष्य रूप का जो संपूर्ण वर्ग है
गाय मैंने कहा, अब जितनी भी गायें हैं चाहे वो किसी भी नाम की गाय हो, गाय मतलब उस गाय का जो संपूर्ण वर्ग है, इस तरह से बात आपको यहां पर समझनी है। तो वे शब्द जो किसी संपूर्ण वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। तो दोनों परिभाषा को आप ध्यान रख सकते हो। जिन शब्दों में किसी जाति, प्रजाति, वर्ग या समुदाय आदि का बोध हो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या वे शब्द जो किसी संपूर्ण वर्ग का या समुदाय का बोध कराते हैं उसे भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसे कैसे पहचाने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सब पहचाने कैसे। ये सबसे देखो, इसको पहचानने की जो बात है उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं पहचानने की। देखते हैं यहाँ पर कैसे पहचानेंगे इसको। तो पहचान आप यहाँ पर लिखी हुई है, जिनका किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण संभव हो। देखो, व्यक्तिवाचक में मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण संभव नहीं है और वो अपनी तरह का एक ही है, अपनी तरह का एक ही है। चाहे जैसे पुस्तक ही हो, रामायण अब अपनी तरह की एक ही है, महाभारत है अपनी तरह की एक ही है, इस तरह से अष्टाध्यायी है अपनी तरह की एक ही है। इस वहां पर ये मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं जातिवाचक संज्ञा में आपको क्या बता रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा में बता रहा हूं जिनका किसी न किसी आधार पर वर्गीकरण संभव हो उनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। उनमें क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम लोग यहां पर समझते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं यहां पर। अब आप सबको पता है नदी, नदी छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, सबको पता है नदी क्या होती है, छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। जल खारा भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, इसका मतलब इनका वर्गीकरण हो रहा है। ठीक है, पर्वत है सीधा ऊंचा हो सकता है, इसका मतलब इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको देखो, बहुत सारे यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर नदी तो छोटी बड़ी हो सकती है, हवा भी हो सकती है हल्की, सर्दी वाली यानी कि ठंडी हवा हो सकती है, गर्म हवा हो सकती है, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसका मतलब इनमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, जल भी किसी भी तरह का हो सकता है, नदी भी छोटी बड़ी हो सकती है, पर्वत भी सीधा ऊंचा सपाट किसी भी तरह का हो सकता है, पुस्तक भी बड़ी छोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, शहर भी बड़े छोटे हो सकते हैं, पुलिस भी हो सकती है, यूपी की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, इनका भी वर्गीकरण होता है। गाय भी सभी तरह की हो सकती है, काली, गोरी, सफेद। ठीक है, मनुष्य भी हो सकता है काला, गोरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा। ठीक है ना, हवा भी हो सकती है, सर्द हवाएं, गर्म हवाएं हो सकती है। तो इन जिनका वर्गीकरण हो जाता है इसका मतलब वो है कि वहां पर वर्गीकरण हो रहा है और वो अपनी तरह के एक नहीं हो सकते, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। चलिए आप लिख लीजिए इस चीज को, है ना। वहां पर क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पढ़ लेना, नालायक हो आप, पढ़ लो। आप इधर उधर भटकते हो मुझे पता है, इधर उधर मत भटको, और आपको मैं सही कंटेंट में आपको दे रहा हूँ। आप पढ़िए, यहाँ से विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ पढ़िए। ठीक है, आप जैसे मैं जितना पूरी ग्रामर में खुद करा रहा हूँ, अब आपकी पूरी ग्रामर चाहे वो किसी में भी आए ग्रामर, उससे क्या लेना देना, आप तो पढ़ो ना, यहाँ से सारी ग्रामर आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, कोई समस्या ही नहीं, बस पढ़ना तो अब आपको ही पड़ेगा ना यार। चलो, अब कहाँ कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा होती है। सबसे पहले बात करते हैं पशुओं का नाम। अगर पशु का नाम दे दिया तो वहां पर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, ये नाम थोड़ी है, ये तो उनका क्या है, वर्गीकरण किया जा सकता है। गाय का भी वर्गीकरण किया जा सकता है, वो गाय कैसी है, सफेद है, काली है, भूरी है, नीली है, नीली तो होती नहीं, मैंने देखी भी नहीं। ठीक है, भैंस है, अब भैंस तो यार काली होती है, लेकिन छोटी बड़ी ऊंची तो हो सकती है ना। इसी तरह से ऊंट भी हो सकता है ना, इसी तरह से बकरी भी हो सकती है। तो इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये अपने समूह का, पूरे समूह का बोध करवाते हैं। अब जब पूरे समूह का बोध करवाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुई। ये समुदाय का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा हुई। इसी तरह से पक्षियों का नाम भी, मोर, अब मोर कहते हैं मैंने क्या हो, सारे मोर उसमें आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तोता है, उल्लू है, और भी हो सकते हैं। अनाज के नाम दिए हुए हैं, इसका मतलब गेहूं, जौ, चना, बाजरा हो सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। फल और सब्जियों के नाम दिए हुए, आम, केला, भिंडी, ये भी जात। लेकिन अगर इनके भी नाम दे दिया मैंने, जैसे दशहरी आम, इसका मतलब फिर वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, पुष्पों के नाम होते हैं जैसे गुलाब, जूही, चमेली, इन सभी को, गुलाब का मतलब सारे गुलाब आ गए। ठीक है, गुलाब का भी वर्गीकरण हो सकता है, सफेद गुलाब,
ठीक है, नीला पीला जो भी है, जुई, चमेली, इन सभी फूलों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है भाई। ठीक है, चलिए इसी तरह से दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, उनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे जल, मिर्ची या मिर्च, नमक, चाय, टेबल, पंखा, तेल, कैंची, खंगा, इन सभी में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है पद का नाम। अब पद का नाम दिया हुआ है तो राज्यपाल, शिक्षक, प्रधानमंत्री, सचिव, इन सभी में भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो पद के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से कोई विचारधारा का नाम है तो उसमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे मार्क्सवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बहुत सी बार हमें पकड़ में नहीं आती कि यार इसमें कौन सी संज्ञा है। ऐसा कभी न कभी हमारे साथ हो जाता है धोखा। तो याद रखना, जैसे यहाँ पर अगर विचारधारा कोई भी दी हुई है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। मार्क्सवाद है, गांधीवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, और भी हो सकते हैं, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा ही होगी। इसी तरह से कोई भी संप्रदाय का नाम दिया हुआ है तो वहां भी जातिवाचक संज्ञा होती है। संप्रदाय का मतलब जैसे वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शौर संप्रदाय, शैव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, इन सभी में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। कोई मिठाई का नाम दिया हुआ है, मिठाइयों में भी छोटी ई आती है, जैसे दवाइयों में आती है ना, उसी तरह से मिठाइयों में भी क्या आती है, छोटी ई का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसको शुद्ध अशुद्ध में भी गिना जाता है। तो यहाँ पर जैसे कलाकंद है, जलेबी है, लड्डू है, कितने भी हो सकते हैं, उन सब में जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से मसालों के नाम में भी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब मसालों के नाम में जातिवाचक संज्ञा जैसे लौंग है, इलायची है, मिर्ची है, नमक है, सभी में क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा ही होती है। तो समझ में आ रहा है, नालायकों में पढ़ लेना, फिर बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। मत भटको इधर उधर, जो लिख लिख के बता रहे हैं तुम्हें, वो टाइम ही खराब हो रहा है। और यहाँ पर स्पीड के साथ नोट्स बनाओ और समझो, और फ्री, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कोर्स लेना है तो बहुत सिंपल से, बहुत सस्ते में कोर्स आपको मैंने दे दिया है। ठीक है ना, 500 रुपये 600 रुपये में कोर्स है। कोटा ऑनलाइन क्लासेस पे जाना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स वहां पर दिया हुआ है, स्पेशल कोर्स के नाम से है। रात दर टेस्ट सीरीज वगैरह सब ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। चलिए आगे, तरल पदार्थों के नाम से नहीं लेना है तो यहाँ से पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। तरल पदार्थों के नाम से तेल, दूध, दही, जल, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से खनिज पदार्थों, धातुओं के नाम पर कोयला, लोहा, अभ्रक, चांदी, सोना, सीसा, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी भी वस्तुएं हैं और वो उनका वर्गीकरण हो सकता है या उनके अलग प्रकार भी होते हैं, इसका मतलब वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। एक तो मैंने आपको बताया संप्रदाय के नाम को याद रखना, विचारधाराओं को याद रखना। इनमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ कौन सी संज्ञा होगी, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। बात ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे बढ़े, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी चाहिए। जातिवाचक संज्ञा के भेद। अब जातिवाचक संज्ञा के भेद जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, समूह या समुदाय वाचक होता है, द्रव्य या पदार्थवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। समझ लेना भाई। ठीक है, तो समूह या समुदायवाचक एक भेद तो ये हो गया। दूसरा भेद हुआ है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक होता है। तो अब इसमें देखते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में सबसे पहला जो भेद होगा वो होगा समूह या समुदायवाचक। तो सबसे पहला भेद क्या है, समूह या समुदायवाचक। नंबर 1, समुदायवाचक या समूहवाचक हम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा जानो, जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, उन शब्दों में समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा होती है। कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, अगर उनमें समुदाय या समूह का ज्ञान अगर हमें हो रहा है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, वहां पर समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा वहां पर होती है। इतना तो आपको समझ में आता भी है पहले से भी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दल, ये दल एक क्या है, समूह है। दल में एक व्यक्ति तो नहीं होता ना, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। इसी तरह कक्षा में एक स्टूडेंट थोड़ी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। इसी तरह सेना में एक सैनिक थोड़ी होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं। ये जितने भी शब्द मैं लिखा रहा हूं यहाँ पर, ये सारे के सारे शब्द क्या कर रहे हैं, समूह का बोध करा रहे हैं, समुदाय का बोध करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समूह या समुदाय वाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसी तरह पुलिस, मंडल, गिरोह, पुंज, वृंद, टीम, जत्था, गुच्छा। गुच्छा एक देशज शब्द है भाई, गुच्छा क्या है, एक देशज शब्द है, याद रखना। ठीक है ना, जुलूस, दस्ता, सभा, संघ, श्रृंखला, स्तबक, श्रृंखला में गुच्छा, स्तबक भी कहते हैं। देखो गुच्छा एक तो देशज शब्द है, लेकिन स्तबक गुच्छे का जो तत्सम रूप होगा वो स्तबक होगा। तत्सम रूप क्या होगा, स्तबक होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
ठीक है, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, समूह या समुदाय वाचक शब्द हैं। तो याद रखना, दल, कक्षा, सेना, पुलिस, मंडल और गिरोह, पुंज, वृंद, टीम, जत्था, गुच्छा, गण, गण भी ध्यान रखना, जुलूस, दस्ता, सभा, संघ, श्रृंखला, झुंड, परिषद, प्रजा, समिति, समाज, जनता, लोग, समुच्चय और जमात। ये जितने भी शब्द हैं इन सभी में समुदाय वाचक या समूह वाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक का एक भेद है। कर लोगे, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब संज्ञा में। इसी तरह से नंबर 2 पर आता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है, कोई भी पदार्थ होगा या कोई भी लिक्विड होगा तो वहां पर द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं मित्रों, वे वस्तुएं जिनका आकार होता है, ऐसी वस्तुएं जो आकार ले लेती हैं या जिनका आकार होता है। याद रखना, वे वस्तुएं जिनका आकार होता है या वे वस्तुएं जो आकार ले लेती हैं वो क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहलाती है। इंद्रियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है, उनके नाम में द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब कौन कौन से होते हैं समझ लो, यहाँ पर ये कौन कौन से हो सकते हैं, इतना तो आप समझ ही रहते हो। जैसे है उदाहरण दिए हुए हैं, घी, नमक, पुस्तक, फल, पुष्प, कपड़ा, अभ्यास पुस्तिका, यानी कि सभी वस्तुओं के जो नाम हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम हैं वो सारे के सारे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में ही आएंगे। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात आती है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना भी आप लोगों को आना चाहिए। मैंने आपको वहां पर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे बदला जाता है समझने की कोशिश करना, ठीक है। यदि किसी जातिवाचक संज्ञा से पूर्ण विशेषण अथवा उसके समूह से अलग करने वाला कोई शब्द जोड़ दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। तो ये परिभाषा से थोड़ा सा समझ में कमी आता है, ठीक है, लेकिन उदाहरण से आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब उदाहरण हम लोग यहाँ पर समझते हैं, परिभाषा तो आप लिख लेना, ठीक है ना, परिभाषा तो आप लिख ही लोगे। अब यहाँ पर उदाहरण समझो, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे बदलेंगे। पर्वत बताओ, पर्वत क्या है, पर्वत का वर्गीकरण हो सकता है, पर्वत ऊंचे नीचे कैसे भी हो सकते हैं, वर्गीकरण हो सकता है, इसका मतलब जातिवाचक है। लेकिन इसको व्यक्तिवाचक में कैसे बदलना है। अब ये पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, तो अब बताओ हिमालय, ये पर्वत अगर शब्द बोलूंगा तो ये क्या है, जातिवाचक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैंने इसका नाम रख दिया, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, एंडीज पर्वत, इस तरह से नाम रख दिया तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कहा गाय, अगर ये समुदाय है इसका मतलब जातिवाचक है, लेकिन उसका नाम रख दिया मैंने राहुल की गाय, राहुल की गाय। अब ये गाय जो शब्द है ना वो यहाँ पर जातिवाचक नहीं है, क्योंकि वो राहुल की गाय है, वो एक ही है वो, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत तगड़ा उदाहरण आप लोगों को दिया है मैंने, बात समझ में आ रही है। आगे अगर मैंने इसका नाम रख दिया होता गोरा, जो महादेव वर्मा ने लिखी कहानी, तो फिर ये भी कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से पुस्तक, पुस्तक अगर शब्द है, क्योंकि वर्गीकरण किया जा सकता है पुस्तक का, इसका मतलब जातिवाचक है। लेकिन मैंने कहा मेरी पुस्तक, वहां पर विशेषण जोड़ दिया, मेरी पुस्तक, इसका मतलब वहां पर फिर व्यक्तिवाचक हो गया। ये ध्यान रखना भाई, मेरी पुस्तक बोलने पर व्यक्तिवाचक हो गया, राहुल की गाय बोलने पर वहां पर व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर उदाहरण ऐसे नहीं आता, उदाहरण ऐसे आता है, राहुल की गाय, बताओ यहाँ गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो अब राहुल की गाय, इसका मतलब राहुल की गाय है और वो एक ही है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगी, न कि जातिवाचक। फिर आपसे कहेगा गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या करोगे, गाय शब्द में यार गाय तो क्या है, जातिवाचक है, लगा दोगे ना भाई, लगा के आओगे नहीं आओगे, तो ये गलत है आपका तरीका, ये ध्यान रखना। इसी तरह पुस्तक में मेरी पुस्तक बोल दिया, इसका मतलब व्यक्तिवाचक है, अगर पुस्तक बोला है तो इसका मतलब जातिवाचक है। आ जाइए भाववाचक संज्ञा पर। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। आप सबको पता है कि भाववाचक संज्ञा तीसरी संज्ञा है। भाववाचक मतलब फीलिंग, ठीक है। परिभाषा की बात करते हैं, वे शब्द जिनसे हृदय के किसी भाव का बोध हो उनमें भाववाचक संज्ञा होती है। हृदय से कोई सा भी भाव हो, चाहे वो प्रसन्नता का हो, चाहे हर्ष का हो, चाहे वो दुखी का भाव हो, चाहे वो बुराई अच्छाई कैसा भी भाव हो, हृदय से कोई भी भाव अगर हमें प्रकट होता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। यह संज्ञा अमूर्त होती है, दिखती नहीं है भाई,
अमूर्त होती है, केवल फील की जा सकती है। इसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो महसूस जहां पर किया जाता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, डर है, हर्ष है, क्रोध है, वैमनस्य है, औदार्य है, उदारता है, भलाई बुराई, कोमलता, पशुता, पशुत्व, छुटपन, बचपन, गलानी आदि बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको भाववाचक संज्ञा को बताते हैं। तो याद रखना इन शब्दों को, डर, हर्ष, क्रोध, वैमनस्य, औदार्य, उदारता, भलाई बुराई, कोमलता, पशुता, पशुत्व, छुटपन, बचपन आदि, ग्लानि। ठीक है ना, ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे भाई, है ना। बना लेना आप नोट्स अच्छे से, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होती है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि जाति एक भाववाचक संज्ञा में जो है ना, ये प्रत्यय अगर किसी शब्द में जुड़े हुए हो, अगर ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़े हुए हैं तो वो भाववाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। देखो, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से निर्मित शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। अच्छे से समझ लेना। जैसे मान लीजिए कि ता प्रत्यय है, मैंने गुरु, अब गुरु तो बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक है, लेकिन आपने ता जोड़ दिया, इसका मतलब भाववाचक है। तो गुरुता, लघुता, पशुता, शिष्टता, तो ता प्रत्यय के जितने भी शब्द होंगे सारे सारे भाववाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से त्व प्रत्यय के जितने भी शब्दों में भाववाचक संज्ञा होगी। पशुत्व, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व में भाववाचक। इसी तरह से इमा प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। कालीमा, लालिमा, गरिमा, गरिमा मतलब गुरु प्लस इमा, महिमा, मधुरिमा। इसी तरह से आस प्रत्यय जुड़ने पर भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। मिठास, खटास, प्यास, प्यास में क्या है, पी, पी धातु है और आस प्रत्यय उसमें लगा दिया तो वो क्या हो गई, प्यास हो गई। ठीक है ना। तो ये प्रत्यय जहां पर भी जुड़ेंगे, कौन कौन से प्रत्यय हैं भाई, ता प्रत्यय, त्व प्रत्यय, इमा प्रत्यय, आस प्रत्यय, और भी देखो और भी प्रत्यय हैं। 5वें नंबर पर दिया हुआ जो प्रत्यय है वो है आपका, 5वें नंबर पर प्रत्यय दिया हुआ है पन। जैसे बच्चा से बचपन, ठीक है ना, लड़का से लड़कपन, ठीक है ना, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, छुटपन से छोटा से छुटपन, इस तरह से। आटा, अब आटा प्रत्यय जोड़ोगे तो आटा एक देशज प्रत्यय है, आटा देशज प्रत्यय, सन्नाटा, खर्राटा, फर्राटा, इस तरह से ये प्रत्यय जहां भी लगेंगे वहां सभी पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से आवा प्रत्यय, दिखावा, छलावा, ठीक है ना। इसी तरह से आवट प्रत्यय है, मिलावट, लिखावट, सजावट, ठीक है। इसी तरह से आहट प्रत्यय जहां पर जुड़ेगा वहां भाववाचक, टकराहट, घबराहट, चिल्लाहट, जहां पर भी होगी वहां सभी जगह पर भाववाचक संज्ञा ही होगी मित्रों। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो आहट प्रत्यय तक हमने कर लिया था। इसके बाद में यहाँ पर आता है ईयत प्रत्यय। ईयत प्रत्यय जहां पर जुड़ेगा वहां भाववाचक, जैसे हैवानियत, शैतानियत, इंसानियत अगर जुड़ता है तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां पर भी क्या होगी, भाववाचक, शर्मिंदगी, मर्दानगी, ठीक है ना। इसी तरह से 12 नंबर पर है अत प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे बचत, खपत, पड़त, लिखत, ठीक है ना। ओती प्रत्यय जोड़ेंगे भाववाचक हो जाएगी, बपोती। इसी तरह से आइस प्रत्यय जोड़ेंगे, समझाइश, पैदाइश, ठीक है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मैंने जितने भी प्रत्यय आपको बताए, 14 प्रत्यय हो गए। मैंने आपको जितने भी प्रत्यय बताए, सारे के प्रत्यय जहां पर भी जुड़ते हैं वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, लिख लेना भाई, इनको समझ में आ रही है बात। तो ये प्रत्यय थे और मैंने आपको पूरे प्रत्यय बता दिए हैं और ये संज्ञा का टॉपिक समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक होगा मेरे मित्रों, अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, सर्वनाम का। सर्वनाम का टॉपिक हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। तो संज्ञा से रिलेटेड है सर्वनाम। काव्य शास्त्र में आपके क्या चल रहा है, ध्यान दो। काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र चल रहा है और उसमें आपके सिद्धांत चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, सिद्धांत। मैंने यहाँ पर आपको रस निष्पत्ति वाला सिद्धांत पढ़ा दिया है, रस निष्पत्ति वाला पढ़ा दिया। दूसरा भी मैंने आपको करवा दिया है साधारणीकरण का सिद्धांत, ठीक है, भट्ट नायक ने किया सबसे पहले, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। और ग्रामर में आपका सर्वनाम होने वाला है। हम इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कहानियां वानियां सब हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो प्यार बनाए रखें और चैनल से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए अच्छे से और उसमें ऑल वाला ऑप्शन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से मोहब्बत और प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।